हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द एडुमिरर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय आदित्य आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये सेट नंबर हम लोग 14 देखेंगे। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 के प्रारंभिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण ये प्रश्नोत्तरी श्रृंखला आपको प्रस्तुत की जा रही है। प्रतिदिन दोस्तों हम लोग एक सेट को सॉल्व करते हैं, जिसमें आज 14वां सेट है, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए: कपास, मूंगफली, धान, गेहूँ, या इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है। दोस्तों, निम्नलिखित फसलों पर विचार करना है और यह यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सी खरीफ की फसलें हैं। 1 और 4, केवल 2 और 3, 1 2 3 और ये 2 3 और 4। तो दोस्तों, अगर बात किया जाए खरीफ फसलों की, यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह होगी कि यहाँ पे खरीफ फसलों की अगर बात की गई है तो दोस्तों देखेंगे कपास भी खरीफ फसल में आती है, मूंगफली भी आती है, धान भी आता है, गेहूँ नहीं आते। ठीक है, गेहूँ रबी की फसल होती है। दोस्तों, खरीफ फसल की अगर बात करें तो ये गर्मी में बुआई की जाने वाली जो फसलें होती हैं उन्हें हम लोग खरीफ फसल के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि देखेंगे कपास हो गया, मूंगफली हो गई, धान हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, यह सब सोयाबीन वगैरह क्या होता है कि यह खरीफ फसल की होती हैं। ठीक है, और इनका जो समय अवधि होती है, देखते हैं अगर बुआई जो होती है, इनकी बुआई का जो समय अवधि होती है ये जून से जुलाई में होती है। ठीक है, कब से? जून से जुलाई की समय अवधि जो होती है, इस समय इनकी बुआई की जाती है। और इनकी कटाई की अगर बात किया जाए खरीफ फसल की, तो इनकी जो कटाई होती है दोस्तों, यह सितंबर अक्टूबर माह में होती है। कब होती है? सितंबर अक्टूबर माह में इनकी कटाई होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा कि खरीफ की फसल जो होती है इसकी बुआई जून से जुलाई में होती है, कटाई सितंबर से अक्टूबर में होती है। खरीफ फसल के अंतर्गत मूंगफली हो गई, कपास हो गया, धान हो गया, ये सब जो होता है, जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंग, ये सब जूट जो होता है ये सब खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से आप गेहूँ के अलावा इसमें 3 ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे। ये क्या है? ये खरीफ फसल 1 2 और 3। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जाएगा कि रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है। दोस्तों, रिक्टर पैमाना जो होता है उसका उपयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? भूकंप की तीव्रता, या फिर समुद्र की गहराई, अंतरिक्ष यान का वेग, या किसी भवन की ऊंचाई। तो दोस्तों, रिक्टर पैमाने का जो उपयोग किया जाता है यह क्या नापने के लिए? तो भूकंप की तीव्रता है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम लोग रिक्टर पैमाने का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, देखेंगे कि भूकंप का अध्ययन यानी देखेंगे सिस्मोग्राफी कहलाता है। ठीक है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफी कहलाता है। किंतु यहाँ क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि पैमाना है ना, क्या नापने के काम आता है? रिक्टर। तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने से ही मापी जाती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके सामने रखा गया है। स्वेज नहर जिनको जोड़ती है। दोस्तों, स्वेज नहर, स्वेज नहर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो स्वेज नहर है एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, क्वेश्चन नंबर 3। स्वेज नहर किनको जोड़ती है? ठीक है, देखिए स्वेज नहर की अगर बात करते हैं तो विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। ठीक है, पहली बात तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है, सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। और दोस्तों, यह इसकी स्थिति पूछा है कि काला सागर लाल सागर या किसको किससे जोड़ती है, या काला सागर भूमध्य सागर को, या फिर लाल सागर से भूमध्य सागर को, या फिर काला सागर से सुएज की खाड़ी को। दोस्तों, अगर इसकी बात किया जाए तो ये किसे जोड़ती है? तो ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक है, ये सुएज नहर जो है यह विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। और बात किया जाए ये जोड़ती किसे है, तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अगर इसकी लंबाई देखेंगे तो 163 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 163 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है दोस्तों, और इसकी चौड़ाई 300 मीटर होती है। कितनी होती है? अगर चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई 300 मीटर होती है। इससे होता क्या है दरअसल कि यह यूरोप और एशिया का जो मार्ग होता है बहुत आसान हो जाता है, बहुत कम दूरी बनती है। अगर इस मार्ग से जाते हैं हम लोग, सुएज नहर जो है, तो इससे यूरोप और एशिया की दूरी बहुत कम हो जाती है। तो इस नहर का प्रयोग किया जाता है इन दूरी को तय करने के लिए, जिससे कि आसान हो जाती है दूरी, कम हो जाती है दूरी। और यह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करती है सुएज नहर। ठीक है, जिसकी देखेंगे कि लंबाई होती है 163 किलोमीटर और चौड़ाई 300 मीटर। आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तुलसीदास किसके समकालीन थे? दोस्तों, तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर तथा जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर तथा हुमायूं। दोस्तों, तुलसीदास की अगर बात करें समकालीन ये किसके थे, तो अकबर तथा जहांगीर दोनों के थे। ठीक है, तुलसीदास ये किसके थे? अकबर और जहांगीर दोनों के थे। अगर बात किया जाए इनकी अगर, तो देखेंगे 25 ग्रंथ है ना, कितने ग्रंथ के रचयिता हैं, यानी 25 ग्रंथ इन्होंने रचा था, जिसमें से कि रामचरितमानस इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि पता है कौन सा ग्रंथ है ये रामचरितमानस, ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा ही रचित रामचरितमानस हो गया। फिर विनय पत्रिका हो गई, ये सब जो होती है तुलसीदास की ही रचना है। दोस्तों, ये अकबर और जहांगीर दोनों के दरबार में थे, जबकि ये तो दरबार से इनका ताल्लुका ज़्यादा नहीं होता था, ये ज़्यादा वाराणसी में ही रहा करते थे, बनारस है ना, वहाँ पे ही रहते थे। किंतु इनका जो देखेंगे कि जो बात की गई है अबुल फजल की, जो अकबरनामा जो हुई है उसमें अबुल फजल ने इनका जिक्र किया है। ठीक है, जो
आईने अकबरी है, ये अकबर की एक जीवनी आईने अकबरी में देखेंगे, इसने अबुल फजल ने बहुत अच्छे से इनका चित्रण किया है तुलसीदास का। ठीक है, तो यह आपका ऑप्शन जो बनेगा यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट बनता है। आपका ऑप्शन नंबर ए अकबर तथा जहांगीर इन दोनों के समकालीन थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और उसके बाद देखिएगा कि जो बात की जा रही है ये सूची 1 सूची 2 यानी कि ये युद्ध है और युद्ध की समयावधि है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो पहला है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो ये पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, याद देना है। ठीक है, और उसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध यानी कि द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो दोस्तों 1192 ईस्वी में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। और उसके बाद देखेंगे कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी, तो अकबर की मृत्यु जो होती है दोस्तों ये होती है 1605 ईस्वी में। कब होती है, 1605 ईस्वी में। और औरंगजेब की मृत्यु अगर कभी पूछता है तो 1707 ईस्वी में होती है। तो इस प्रकार आप कहेंगे, क्योंकि 1707 में देखेंगे उसके बाद समाप्त हो जाता है इनका कार्यकाल, तो आप कहेंगे इसमें बिल्कुल सही आपका ऑप्शन नंबर सी बनता है। जो सही कार्यकाल देखा जाएगा तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो होता है यह 1761 में होता है, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में होता है, अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में होती है तथा औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बनेगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, काफ़ी रात है इस समय, तकरीबन यहाँ वीडियो दिन में नहीं अपलोड हो पाई है विशेष कारणों से, संडे की था इसलिए। तो कोई बात नहीं, हम लोग इस वीडियो को रात में देर रात ये बनाई जा रही है, देर रात में अपलोड की जा रही है, तो आप लोग एंजॉय करेंगे और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को भी शेयर करके बताएंगे। ठीक ना। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन के क्रियान्वित किया गया था दोस्तों? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जिसकी हम लोग बात करते हैं ये 1856, यह लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर हेनरी हार्डिंग या लॉर्ड लॉरेंस, किसके? तो देखेंगे कि यह लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, किसके समय पे? कहेंगे लॉर्ड कैनिंग की। दोस्तों देखेंगे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो होता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना, किसके अथक प्रयासों से? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से यह देखेंगे कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित होता है। और यहाँ पे कहा जाता है कि जो विधवा हैं यह फिर से शादी करेंगी वह मान्य होगी और उनसे उत्पन्न संतानें भी समाज में मान्य होंगे। और यह उस समय देखेंगे किसने क्रियान्वित किया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट होता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 वाला। यहाँ पे देखेंगे विधवा महिलाओं को ढेर सारी मान्यताएं दी गई इस अधिनियम के तहत। और अगला क्वेश्चन कहा जाएगा कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का, या फिर एम एस जिन्ना के मस्तिष्क का, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, या फिर बीपी मेनन के मस्तिष्क का? तो दोस्तों यह जो होता है माउंटबेटन के मस्तिष्क का होता है। ठीक है, किसके? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का यह उपज है जो भारत में विभाजन का बाल्कन प्लान था। ठीक है, ये किसका था? तो लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे कहा जाएगा कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से, या कोबाल्ट की कमी से? तो दोस्तों देखेंगे कि ये जो मनुष्य की हड्डियाँ जो कमज़ोर हो जाती हैं यह कैल्शियम की कमी से कमज़ोर हो जाती हैं। जब वृद्धावस्था होती है इंसान की तो देखेंगे मनुष्य की जो हड्डियाँ होती हैं ये कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसमें कैल्शियम की कमी से ये हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। अगर कैल्शियम की पूर्ति के लिए किसका सेवन करना चाहिए, तो हम लोग कैल्शियम की पूर्ति के लिए देखते हैं जैसे पनीर हो गया, क्या होता है, पनीर हो गया, दूध हो गया, बादाम हो गई, ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं यह कैल्शियम के अच्छे तत्वों के ये माने जाते हैं जो कैल्शियम की पूर्ति करते हैं। ठीक है, ये पोषक तत्वों में रखे जाते हैं। तो कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए हम चुकंदर हो गया, उसके बाद देखेंगे दूध हो गया, पनीर हो गया, इन सारी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं जिससे कि वृद्धावस्था में आपकी हड्डियाँ मजबूत बनी रहें। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। कहा जाता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? दोस्तों दूध जो खट्टा हो जाता है कैसे हो जाता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, या इनमें से कोई नहीं? देखेंगे बैक्टीरिया जो होती है एसिडाइल लैक्टिसाइड में लैक्टिक अम्ल जो बन जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ये दूध जो होता है खट्टा हो जाता है। तो यह कहेंगे आपका कि जो 9 ऑप्शन नंबर बनेगा इसमें बैक्टीरिया के कारण दूध का खट्टा हो जाता है। किसी कारण हो जाता है? बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, जो लैक्टिसाइड बताएं हम, ये लैक्टिसाइड और उसके बाद एसिडाइज यानी कि ये जो होते हैं क्या मिलकर अम्ल जो बना देते हैं, और ये जो लैक्टिक अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल जो होता है जिसके कारण से हमारा दूध क्या होता है, खट्टा हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे लैक्टिक अम्ल बनता है, कौन सा? तो ये देखने वाली बात होगी लैक्टिक अम्ल। और देखेंगे कि दूध यानी कि लैक्टोमीटर, याद आया ना,
तो ये होता है आपका लैक्टोमीटर। ठीक, तो यह आपका जो बैक्टीरिया के कारण दूध जो होता है खट्टा हो जाता है। आगे देखते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 यानी आज का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, है ना। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने जो दिया है ऑप्शन ए भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन डी सभी। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही लगेगा दोस्तों, ये सभी, यानी कि जो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं सभी करते हैं। अगर बात किया जाए भारत के महान्यायवादी की चर्चा कहाँ पे है, तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 76 देखते हैं हम लोग। ये भारत के महान्यायवादी जिसे हम लोग अटॉर्नी जनरल कहते हैं। अटॉर्नी जनरल भारत के सबसे पहले प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं, भारत सरकार के सलाहकार होते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं जिन्हें हम लोग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं, जिसे कोष्टक में कहते हैं कैग। यह जो दोस्तों इनका काम होता है कि यानी कि लोक लेखा समिति के साथ मिलकर ये घोटाले की जांच करते हैं। और ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 148 है इनके बारे में बातें की जाती हैं। ठीक है, कौन से 148 आर्टिकल जो होता है। और राज्य के राज्यपाल की देखेंगे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल होता है 155 इसके तहत राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। तो इस तरह से कहेंगे राज्यपाल का यानी राज्यों के राज्यपाल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का एक की और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आज का आपका ये 10 क्वेश्चन की सीरीज से बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आई होप कि आपको पसंद आ रही है, तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, अगले वीडियो के साथ, अगले सेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं कल। थैंक यू, जय हिंद।